Chapters 461 Prophecy of Three Venerables, 462 Exchanging Gu, 463 Fang Yuan's Awkwardness, 464 Either Eternal Life or Shit. Chapter Start. Chapter 461 तीन महान लोगों की भविष्यवाणी। कुछ दिनों बाद गाड़ियों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही थी। गे कबीले के लोग क्रेसेंट लेक तक पहुंच गए थे और वहां फैले हुए हॉर्सशू पेड़ों के आसपास अपना कैंप लगा लिया। गे ग्वांग और गे कबीले के बड़े बुजुर्ग आखिरकार सुकून की सांस ले सकते थे। यहां पानी में उगने वाले पौधे काफी थी और साथ ही जानवरों के बड़े बड़े झुंड भी थे। वो यहां एक शिकार का जश्न माना सकते थे और अपने आगे के सफर के लिए राशन जमा कर सकते थे। आखिरकार पहुंच ही गए। फैंग युआन का दिल भी भारी हो गया था। रात में उसने भेड़ियों के झुंड को शिकार पर ले जाने का बहाना बनाया और गे कबीले की नजरों से दूर चला गया। चांदनी रात नहीं थी, लेकिन आसमान तारों से भरा हुआ था। भेड़ियों का झुंड रात की ठंडी हवा के खिलाफ दौड़ रहा था। उन्हें कई छोटे मोटे जानवरों के झुंड मिले, जिन्हें वो एक एक करके चाट कर गए। भेड़ियों का झुंड जोश से गुर्रा रहा था। इतने दिनों से वो आधे भूखे हालत में थे और अब जाकर उन्हें पेट भर खाना मिल रहा था। भले ही उसके पास 30,000 भेड़ियों का झुंड था, फैंग युआन फिर भी भेड़ियों के झुंड के मूवमेंट को बड़ी सावधानी से कंट्रोल कर रहा था। भेड़ियों का झुंड भले ही काफी बड़ा था, लेकिन क्रेसेंट लेक में खतरे भी कम नहीं थे। वहां पानी में रहने वाले भेड़ियों का एक और भी बड़ा झुंड था, 3 सींग वाले गेंदों का झुंड और हजारों म्यूटेटेड जानवरों का झुंड भी था। और आखिर में कीड़ों का एक झुंड था जिसमें लाखों, शायद 10 लाख तक कीड़े थे। ऑफ कोर्स इन कीड़ों और जानवरों के झुंडों के अपने अपने इलाके दिए और वो घास के मैदान के जानवरों की तरह हर जगह नहीं घूमते थे। क्रेसेंट लेक के किनारे पानी वाले पौधे भरपूर थे, उन्हें खाने की तलाश में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी। जब तक फैंग युआन और गे कबीला उनके इलाके में नहीं घुसते, तब तक ये जानवर और कीड़े उन्हें परेशान नहीं करते। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक फैंग युआन झील के किनारे किनारे पूरब की तरफ चलता गया और एक पत्थरों के जंगल में पहुंचा। ये पत्थरों का जंगल काफी आम था। यहाँ पत्थर के पिलर्स जोगरे, बैंगनी, काले, हरे, पीले और न जाने किन किन रंगों के थे। वो शांति से एक दूसरे से बिल्कुल सही दूरी पर खड़े थे। क्रेसेंट लेक के किनारे ऐसे कई पत्थरों के जंगल लेकिन ये वाला कुछ खास था। अगर कोई ऊपर से देखता तो उन्हें सिर्फ ग्रे सफेद पत्थर के पिलर दिखते और वो ये भी देख पाते कि ये पिलर्स मिलकर चोर शब्द का आकर बना रहे हैं। इस पत्थर के जंगल का इतिहास बड़ा शानदार था। इसे खुद थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने बनाया था। उस जमाने में थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से अपने लिए एक गू रिफाइन करने को कहा था। इसलिए उसने उसके साथ एक शर्त लगाई। 5 में से 3 राउंड जीतने के बाद लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने गू रिफाइन करने के लिए हां कर दी। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल अपनी पूरी जिंदगी उस लेजेंडरी स्पेस दूर के अंदर जाना चाहता था और उसने लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से इमॉर्टल गू, स्पेस एस्केप गू रिफाइन करने को कहा। एक ऐसा इमॉर्टल गू जो एक गू मास्टर को स्पेस दूर के अंदर जाने देता। उसने उसकी रेसिपी रिसर्च करने में अपनी पूरी जान लगा दी। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर बहुत एक्साइटेड था और उससे लगा कि रेसिपी अच्छी और प्रॉपर है, लेकिन कुछ जगहों पर सुधार की गुंजाइश थी। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल से डिस्कस करने के बाद डेमन वेनरेबल बहुत खुश हुआ और बोला कि लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की रिफाइनमेंट पाथ की समझ उससे कहीं ज्यादा है। दोनों इमॉर्टल्स ने मिलकर काम किया और 21 साल लगाकर स्पेस एस्केप गू को सफलता से रिफाइन कर लिया। लेकिन भले ही ये गू रिफाइन हो गया था और थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल इससे एक्टिवेट कर सकता था, पर वो कुछ भी कर ले, स्पेस दूर के अंदर नहीं जा पा रहा था। डेमन वेनरेबल हिम्मत हार गया और घमंडी लॉन्ग हेयर एंसेस्टर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। बाद में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ रिसर्च की, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। स्पेस एस्केप गू लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की जिंदगी की एक लौटी नाकामी बन गया। कहा जाता है कि मरते दम तक लॉन्ग हेयर एंसेस्टर इस बात को भूल नहीं पाया था। उसके अच्छे दोस्त इमॉर्टल यियान से अपने पुराने दोस्त को इस तरह मरते हुए नहीं देखा गया और उसने अपनी जिंदगी के 50 साल खर्च करके भविष्य का अनुमान लगाया। उसने भविष्यवाणी की थी कि कई सालों बाद, 3 महान युगों के बाद 3 वेनरेबल्स पैदा होंगे, 2 मर्द और 1 औरत। पहला था स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, दूसरा पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल और तीसरी ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल। और जहां तक स्पेस एस्केप गू की प्रॉब्लम का सवाल था, यूज ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल सॉल्व करेगी। इमॉर्टल यियान एक रैंक 8 विजडम पाथ गू इमॉर्टल था और भविष्यवाणी करने में माहिर था। वो अक्सर एक लाइन में सटीक भविष्यवाणी करता था, इसलिए यूज इमॉर्टल यियान के नाम से जाना जाता था।
और उसकी ये भविष्यवाणी बाद में मशहूर 3 वेनरेबल्स की भविष्यवाणी के नाम से जानी गई। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दुनिया में अनागिनत बदलाव आए और वो आगे बढ़ती रही। जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल के बाद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल आया। अस डेमन वेनरेबल के मरने के बाद राइचस पाथ में एक रैंक 9 मेल गु इमोर्टल पैदा हुआ और भविष्यवाणी के मुताबिक यूज पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के नाम से जाना गया। ए फ्लैट पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल भी मर चुका था। 3 वेनरेबल्स की भविष्यवाणी का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका था, बस ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनरेबल का पैदा होना बाकी था। देखा जाए तो लॉन्ग हेयर एंसेस्टर इस भविष्यवाणी से खुश भी था और दुखी भी। खुश इसलिए क्योंकि स्पेस एस्केप गु की प्रॉब्लम आखिरकार सॉल्व हो सकती थी। दुखी इसलिए क्योंकि वो यूएस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर मर गया और एक लैंड स्पिरिट में बदल गया जिसकी बस एक ही धुन थी, ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनरेबल को देखना। जैसे ही वो स्पेस एस्केप गु की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, पूरा लैंग या ब्लेस्ड लैंड उसका हो जाएगा। उस वक्त जब लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के लिए स्पेस एस्केप गु रिफाइन किया था तो रिजल्ट फेलियर था, लेकिन उन्हें इसमें कोई गलती नहीं मिल रही थी। बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के लिए 9 और गु वॉर्म्स रिफाइन करने का वादा किया और कहा कि गु रिफाइन करने के लिए जरूरी सारा मटेरियल भी वो ही देगा। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने बाद में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से CHEH इमॉर्टल गु रिफाइन करवाए। रहस्यमयी तरीके से गायब होने से पहले थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने 5 रीजन्स में अपनी इनहेरिटेंसेस स्थापित की और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के साथ एक समझौता किया कि गु रिफाइनमेंट के बाकी 3 मौके उसके इनहेरिटर के लिए बचे रहेंगे। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर मान गया और दोनों ने एक सीक्रेट कोड बनाया। ए फ्लैट से 10 साल से भी ज्यादा बाद थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की एक इनहेरिटेंस अचानक से एक्टिवेट हो जाएगी और सबको पता चल जाएगी। इनहेरिटेंस का कंटेंट एक पहेली है और वो पहेली लंग या ब्लेस्ड लैंड की तरफ इशारा करती है। उसके बाद से नॉर्दर्न प्लेन्स में पहेलियां सुझाने का एक क्रेज शुरू हो जाएगा जिसमें अनागिनत लोग यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अफवाहें फैलती रहेंगी लेकिन कोई सफल नहीं होगा। बाद में मा होंगयू को बैटलफील्ड में हारने के बाद भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा और वो दौड़ते हुए क्रेसेंट लेक आ जाएगा। झील के किनारे उसका सामना एक पहले से प्लान किए गए घाट से होगा। घबराकर और कोई चारा ना होने पर वो इस पत्थर के जंगल में भाग आएगा और गलती से उस पत्थर के जंगल में एक रास्ता मिल जाएगा। इस गुप्त रास्ते से गुजरकर वो लंग या ब्लेस्ड लैंड में एंटर करेगा और वहां के लैंड स्पिरिट से मिलेगा। सीक्रेट कोड सही बताने के बाद लंग या लैंड स्पिरिट एग्रीमेंट के मुताबिक उसके लिए 3 गु वॉर्म्स रिफाइन करेगा। मा होंगयू को ये 3 रैंक 5 गु मिलेंगे और अपने घावों से ठीक होने के बाद वो पत्थर के जंगल में लौटेगा और बड़ी ताकत से पासा पलट देगा, सब कुछ फिर से शुरू करके, और आखिर में वो दूसरी बार इंपीरियल कोर्ट का सिंहासन हासिल कर लेगा। फैंग युआन आगे बढ़ते हुए याद कर रहा था। तभी उसकी ऊँच चमक उठी और वो एक बैंगनी पत्थर के पिलर के सामने रुक गया। ये पिलर भी आम सा ही था, लेकिन पिलर के नीचे एक स्टूल जैसा पतला पत्थर रखा था। उस वक्त हारने के बाद मा होंगयू का दुश्मन सैनिक पीछा कर रहे थे और वो मरने की कगार पर था। वो यहां भाग आया और उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी और उसके घाव नाजुक हालत में थे। वो इस पत्थर के स्टूल पर बैठा और पत्थर के पिलर से टेक लगाकर आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक उस लगा कि ये पत्थर का पिलर उसकी प्यारी पत्नी जैसा दिख रहा है। उसका होश जा रहा था। उसने अपने खून से साने हाथ से धीरे से पत्थर के पिलर को सहलाया और गहरी मोहब्बत से कहा, ल्यान यून, ओ ल्यान यून, मुझे सच में अफसोस है कि मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खुद बताना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं गलत था। इसी वक्त दुश्मन पहुंच चुके थे और अपनी तलवारें उठाए हुए थे। लेकिन अगले हाई पैल मा होंगयू अचानक गायब हो गया। वो लंग या ब्लेस्ड लैंड में एंटर कर चुका था। फैंग युआन यूएस पत्थर के स्टूल पर बैठा, पिलर से टेक लगाए और ऊपर देखने लगा। लेकिन उस पत्थर के पिलर पर कहीं भी एक औरत की शक्ल नहीं दिखी। फैंग युआन जोर से हंस पड़ा। लगता है ये मा होंगयून बस अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था जब वो पत्थर के पिलर को देख रहा था। उसकी चाहत इतनी गहरी थी कि उस हर चीज में चाओ ल्यान यून दिख रही थी। यह चाओ ल्यान यू भी एक अजीब औरत थी। भविष्य में वो एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल बनी और मा होंगयू के लिए एक अच्छी पत्नी साबित हुई, यूज स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करती थी। लेकिन अभी वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी। फैंग युआन ने एक खंजर निकला और अपने मांस को काटा, ताज़ा खून इस बैंगनी पत्थर के पिलर पर मलने दिया। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने इस बैंगनी पत्थर के पिलर पर एक रहस्यमयी गु वर्म रखा था।
खून तो यूज एक्टिवेट करने की पहली शर्त थी, एक दूसरी शर्त अभी भी बाकी थी, और वो थी, मुझे चाहिए, कहना। जब फैंग युआन ने ये डू शब्द कहे, उसका शरीर तुरंत गायब हो गया और उसकी नजरों के सामने का मंजर अचानक बदल गया। जब उस होश आया, तो वो एक कमरे में था। कमरे में, एक अल्कमी की भट्टी की महक हवा में फैली हुई थी। यहां ड्रैगन पिलर्स दी, सुनहरे पर्दे, क्रेन वाली लैंटर्न्स और लाल संतरा रंग की खिड़कियां थी। एक संत जैसा बूढ़ा आदमी बादलों के बिस्तर पर पालथी मारे बैठा था, उसकी एड़ बैंड थी जैसे वो ध्यान लगा रहा हो। वो पतला था, बाल सफेद दी, दाढ़ी उसकी छाती तक पहुंच रही थी और चेहरा एक बच्चे की तरह लाल था। उसने एक ढीला चोगा पहना हुआ था और उसकी दोनों आस्तीनें हवा में लहरा रही थी। डेमन वेनरेबल के इनहेरिटर चांग शन येन आपसे मिलने आए हैं। फैंग युआन ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और हल्का सा झुका। तुम हो चैंग शानयेन? बूढ़े आदमी ने हल्की सी अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी जब उसने फैंग युआन को एक ऐसी नजर से देखा जो जैसे साकार हो उठी हो। तुम्हारी ये बाहरी खाल काफी दिलचस्प है। तुमने शेम प्लम और ऑटम वॉइस ग्रास के साथ इंसानी खाल का इस्तेमाल किया है। इसमें पिल फायर गू, मेडिसिन स्ट्रेंथ गू, और कुछ। लैंड स्पिरिट ने गहरी चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी दाढ़ी सहलाई। उसके चेहरे पर एक दुविधा भरा भाव था। वो असल में फैंग युआन के भेस को समझ सकता था और सिर्फ देखकर हाई ह्यूमन स्किन गू की रेसिपी का मोटा मोटा अंदाजा लगा सकता था। लड़के, क्या तुम इस गू वर्म की रेसिपी एक्सचेंज करना चाहते हो? मैं इसके बदले में एक सिमिलर ग्रेड का गू वर्म दूंगा, या तुम एक सिमिलर ग्रेड की गू वर्म रेसिपी चुन सकते हो। अरे हाँ, सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड। थोड़ी देर बोलने के बाद लैंड स्पिरिट को अचानक सीक्रेट कोड याद आया और उसने अपने सर पर मारा। फैंग युआन ने कंधे उचकाए। वो सीक्रेट कोड जो तुमने यूएस वक्त डेमन वेनरेबल के साथ बनाया था? हाँ, कोई सीक्रेट कोड नहीं है। और जहां तक ह्यूमन स्किन गू रेसिपी की बात है, मैं यूज अभी एक्सचेंज नहीं कर सकता। तुम एक्सचेंज नहीं करना चाहते? क्यों? लैंड स्पिरिट गुस्से में आ गया। एक भारी दबाव फैंग युआन पर पड़ा। वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी पूरी हड्डियों का ढांचा दबाव में चरमराने की आवाज कर रहा था। लेकिन वो बिना किसी चिंता के हंसा। एक्सचेंज ना करने के मेरे अपने कारण हैं। तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लैंड स्पिरिट ने मनहूसियत से हंसा। ही, तुम एक्सचेंज नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हें यहीं कैद कर लूंगा और तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। कुछ बार स्टडी करने के बाद मैं इस ह्यूमन स्किन गू की रेसिपी को रिवर्स इंजीनियर कर सकता हूं। नहीं, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। फैंग युआन को पूरा यकीन था, मैं डेमन वेनरेबल का इनहेरिटर हूं। 3 गू के एग्रीमेंट के पूरा होने से पहले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर धरती के हिसाब से समझा जाए तो लैंड स्पिरिट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बराबर था। सिवाय इसके कि लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से पैदा हुआ ये लैंड स्पिरिट काफी होशियार था और दूसरों को डराने में माहिर था। अपनी पिछली जिंदगी में मा होंगयून लैंड स्पिरिट से डर गया था और उसने इमॉर्टल गू रिफाइन करने का कीमती मौका गवा दिया था। उसने सिर्फ 3 रैंक 5 गू रिफाइन करवाए थे। इस घटना के बाद मा होंगयू को इसका बेहद अफसोस हुआ। गू इमॉर्टल बनने के बाद जब भी वो इस बारे में सोचता, वो अपने हाथ मलता और आहें भरता। तुम? लैंड स्पिरिट की दाढ़ी फड़कने लगी और उसने अपनी एड़ी खोली जो आग उगल रही थी, एक ऐसी मुद्रा जो जैसे मारने के लिए तैयार हो। लेकिन फैंग युआन हिला तक नहीं। लैंड स्पिरिट काफी देर तक उस घूरता रहा, फिर अचानक एक हवा निकली हुई गेंद की तरह थक कर बैठ गया। उसने फिर दुखी होकर बादलों के बिस्तर से नीचे उतरा, फैंग युआन की तरफ चला और उसकी आस्तीन खींचकर नर्म आवाज में विनती करने लगा, नौजवान लड़के, प्लीज एक अच्छा काम करो और ये रेसिपी मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, प्लीज। फैंग युआन के पास शब्द नहीं थे। ये क्या सिचुएशन थी? उसका एटीट्यूड इतनी जल्दी बदल गया। चैप्टर 462, गू का सौदा। नौजवान लड़के, थोड़ी चाय पियो। ये एक हाई ग्रेड क्लाउड स्मोक टी है, इसका स्वाद चख कर देखो। लैंग या लैंड स्पिरिट बिस्तर के किनारे बैठ गया और उसने खुद फैंग युआन के लिए एक कप चाय बनाई। फैंग युआन यूएस जगह बैठ गया जहां पहले लैंड स्पिरिट बैठा था और इस अजीब लैंड स्पिरिट को चुपचाप देखने लगा। पहले की बातचीत में फैंग युआन ने इस लैंड स्पिरिट से बात की थी और समझ गया था इस लैंड स्पिरिट को रेसिपीज इकट्ठा करना पसंद था। जब भी उस कोई नई रेसिपी मिलती, वो यूज हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता। अगर कोई और होता तो लैंड स्पिरिट ऐप तक उससे जबरदस्ती और धमकी दे चुका होता। लेकिन फैंग युआन एक डेमन वेनरेबल का इनहेरिटर था, इसलिए वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए वो सिर्फ प्यार से विनती कर सकता था, हैंडसम नौजवान, क्या चाय अच्छी नहीं है? क्या तुम खुश हो?
इस चाय के खातिर प्लीज वो ह्यूमन स्किन रेसिपी मेरे साथ एक्सचेंज कर लो। लैंग या लैंड स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए फैंग युआन को खुश करने की कोशिश की। फैंग युआन चुपचाप अपनी चाय पीता रहा। लैंग या लैंड स्पिरिट की रहस्यमयी, शक्तिशाली और संत जैसी इमेज तेजी से टूट रही थी। नौजवान लड़के, मेरी मदद करो, इस बूढ़े आदमी पर दया करो। मैं यहां अकेला रहता हूं, मैं बहुत अकेला हूं, बहुत बोर हो गया हूं, बहुत प्यासा हूं। मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए रोज इन रेसिपीज को देखता रहता हूं। क्या तुम इतने कठोर हो कि मेरे जैसे एक दया के पात्र बूढ़े आदमी की विनती ठुकरा दोगे? लैंड स्पिरिट का लुक एक दादा जैसा था, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल और सफेद भौहें। वो दया भरी नजरों से फैंग युआन को देख रहा था। हे, थोड़ी शर्म करो, तुम एक लैंड स्पिरिट हो, इंसान नहीं। फैंग युआन की ईंट फड़क रही थी। नौजवान लड़के, तुम जो भी कहो, बस तुम मुझे रेसिपी दे दो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। दादा ने फैंग युआन को ऊँट मारी। फैंग युआन ने इस अजीब आदमी को लात मारने की अपनी इच्छा को कंट्रोल किया और चिल्लाया, नहीं मतलब नहीं। लैंग या लैंड स्पिरिट का शरीर कांप उठा और वो जमीन पर लुढ़क कर रोने लगा, नहीं, मैं इन एक्सचेंज करना चाहता हूं। मुझे रेसिपी चाहिए, मुझे रेसिपी चाहिए। नौजवान लड़के, तुम बहुत जालिम हो, बहुत बेरहम हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं है। तुम मेरे साथ रेसिपी क्यों नहीं एक्सचेंज कर रहे हो? क्या इससे तुम मर जाओगे? प्लीज बस एक्सचेंज कर लो। सच में, सुनी सुनाई बातें असलियत से बहुत अलग होती हैं। फैंग युआन का दिमाग चक्र गया क्योंकि उसके मन में जो लंग या लैंड स्पिरिट की इमेज थी, वो टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई थी। लेकिन इससे लंग या लैंड स्पिरिट की मासूमियत और सच्चाई भी दिखती थी। लैंड स्पिरिट दादा जमीन पर लुढ़क कर काफी देर तक रोता रहा, लेकिन फैंग युआन नहीं पिघला। उसके पास खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके पूरे चेहरे पर आंसू, यहां तक कि उसकी दाढ़ी, बाल और भौहें भी गीले थे। नौजवान लड़के, तुम्हारे जमीर को क्या हो गया है? तुम बस बहुत जालिम हो, जैसा कि एक डेमन वेनरेबल के इनहेरिटर से उम्मीद थी। दादा ने फैंग युआन को ऐसे देखा जैसे एक पत्नी को अभी अभी धोखा मिला हो, और शिकायत करने लगा। फैंग युआन इस नजर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कांप उठा और आह भरी, छोड़ो, छोड़ो, मैं तुम्हें ह्यूमन स्किन गू की रेसिपी दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। नौजवान लड़के, तुम कमाल के हो, तुम अब तक के सबसे दयालु इंसान हो। तो सही वक्त कब आएगा? लैंड स्पिरिट बेहद खुश हो गया। ही 500 साल बाद। लैंड स्पिरिट दादा ने भौहें सिकोड़ी और तुरंत मायूस हो गया, ये तो बहुत लंबा वक्त है। HMPH, ये सबसे अच्छा ऑफर है जो मैं दे रहा हूं। क्यों, अब तुम एक्सचेंज नहीं करना चाहते? ऑफकोर्स मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं। सिर्फ 500 साल ही तो है, मैं इंतजार कर सकता हूं। नौजवान लड़के, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यह हमारा जिंदगी भर का समझौता है। बूढ़े दादा ने प्यार से कहा। फैंग युआन ने अपना चेहरा पकड़ लिया, एक गहरी सांस लेते हुए, मेरे पास यहां एक रेसिपी है, मैं इससे कनेक्टिंग हेवन गू के बदले में एक्सचेंज करना चाहता हूं। जैसे ही उसने फैंग युआन की रिक्वेस्ट सुनी, लंग या लैंड स्पिरिट का एक्सप्रेशन बदल गया। वो सीधा खड़ा हो गया और अपना सर थोड़ा ऊपर उठाया, एक घमंडी एक्सप्रेशन दिखाते हुए, ओ, तुम कनेक्टिंग हेवन गू लेना चाहते हो? उसने धीरे धीरे और आराम से कहा, सच कहूं तो नौजवान लड़के, मेरे पास यहां अनगिनत रेसिपीज हैं। अगर तुम्हारी दी हुई रेसिपी मेरे पास पहले से ही है, तो मैं यूज नहीं लूंगा। फैंग युआन विश्वास से हंसा, बूढ़े आदमी, तुम्हारा दौर कब का खत्म हो चुका है। मुझे एक ब्रश और कागज दो, मैं इसका एक हिस्सा तुम्हारे लिए लिखता हूं। जैसे ही उसने आधा कंटेंट लिखा, फैंग युआन रुक गया। लिखो, लिखो, और क्या है? लैंड स्पिरिट पास में खड़ा था, अपने कान खुजला रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने पहले हाई कंफर्म कर लिया था कि ये एक नई रेसिपी है, उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक रैंक 5 रेसिपी है, तुम्हारा कनेक्टिंग हेवन गू कहाँ है? यहाँ, यहाँ। लैंड स्पिरिट ने हाथ हिलाया और एक कनेक्टिंग हेवन गू टेबल पर आ गया। फैंग युआन ने इस रेसिपी को पूरा लिखा और कनेक्टिंग हेवन गू को रिफाइन किया, उस अपने अपचे में रख लिया। पास में लैंड स्पिरिट खुशी से इस रेसिपी को देख रहा था। रेसिपी में जो गू वर्म था, वो एक नया गू था जिसे गू मास्टर्स ने 500 साल बाद खोजा था। पांचों रीजन्स की यूएस अफरा तफरी भरी जंग के दौरान वो एक नए नए इन्वेंशंस का दौर था, हर तरह के नए गू डेवलप और क्रिएट किए जा रहे थे। जब भी ऐसा अफरा तफरी का दौर आता, एक रैंक 9 गू इमॉर्टल पैदा होता। फैंग युआन के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थी, भले ही वो बहुत सी चीजें भूल गया था, उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारी रेसिपीज थी। ये रेसिपीज
अगर बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो मौजूदा वक्त से एक पूरे दौर आगे थी। ऑफकोर्स लैंड स्पिरिट ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। क्या तुम्हारे पास डिवाइन सेंस गू है? फैंग युआन ने कनेक्टिंग हेवन गू रख कर पूछा। हाँ। एक्सचेंज? तुम्हारे पास और रेसिपीज हैं? लैंड स्पिरिट दादा हैरान और खुश था। फैंग युआन मुस्कुराया और ब्रश और कागज उठाकर फिर से लिखने लगा। लेकिन इस बार आधे रास्ते में ही लैंड स्पिरिट हंस पड़ा। नौजवान, मेरे पास इस गू वर्म की रेसिपी पहले से है। ओह! फैंग युआन ने लिखना बैंड कर दिया, उसका एक्सप्रेशन हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि लैंड स्पिरिट झूठ बोल रहा है। लैंड स्पिरिट्स साफ दिल के होते हैं, हाँ मतलब हाँ, और नहीं मतलब नहीं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ये देख सकते हो। लैंग या लैंड स्पिरिट ने हवा में हाथ घुमाया और एक गाय की खाल पर लिखी रेसिपी प्रकट हुई जो टेबल पर आ गिरी। फैंग युआन ने एक नजर डाली, वो असली थी। लगता है मेरी यादों में जो गू वॉर्म्स हैं, भले ही वो 500 साल बाद आए, जरूरी नहीं कि वो नए गू ही हों। ऐसा सोचते हुए फैंग युआन हंसा और लैंड स्पिरिट से बोला, कोई बात नहीं, अगर ये काम का नहीं है तो मेरे पास एक और रेसिपी है। लेकिन इस बार फैंग युआन ने सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही लिखा था कि लैंड स्पिरिट ने तालियां बजाई। भले ही मेरे पास ये रेसिपी नहीं है, मेरे पास इससे बहुत मिलती जुलती चीज है, ये देखो। ऐसा कहकर उसने फैंग युआन को एक रेसिपी दी जो उसकी रेसिपी से 90% मिलती जुलती थी। फैंग युआन तुरंत समझ गया, मेरी रेसिपी शायद किसी गू मास्टर ने एक पुरानी रेसिपी का इस्तेमाल करके इम्प्रूव की होगी। नौजवान, इस रेसिपी की ज्यादा कीमत नहीं है, मैं इसके लिए एक्सचेंज नहीं करूंगा। लैंड स्पिरिट ने कहा। फैंग युआन ने अपने प्लान्स बदल दिए। जब लॉन्ग हेयर एंसेस्टर जिंदा था, यूज रेसिपीज इकट्ठा करना और उन पर रिसर्च करना पसंद था। यूज हर दौर का रिफाइनमेंट पाथ का नंबर 1 इमॉर्टल माना जाता था। वो बहुत लंबे समय तक जिया और उसने बहुत सारी रेसिपीज इकट्ठा की, उसे एक बेहद सफल कलेक्टर कहा जा सकता है। और जहां तक फैंग युआन के नए दौर की पीढ़ी की बात है, वो अभी तक यूएस दौर के शिखर तक नहीं पहुंचे कम से कम ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल अभी तक पैदा नहीं हुई थी। फैंग युआन की यादों में जो गू वर्म रेसिपीज थी, लंग या ब्लेस्ड लैंड के कई दौर के संचय के सामने बेहद मामूली लगती थी। तो ये देखो, फैंग युआन ने फिर से लिखना शुरू किया। लेकिन इन रेसिपीज के लिए या तो लैंग या ब्लेस्ड लैंड के पास वो थी या वो एक मॉडिफाइड पुरानी रेसिपी थी। लैंड स्पिरिट को उन्हें लेने का कोई इरादा नहीं था। फैंग युआन लाचार था। उसकी यादों में कुछ गू वॉर्म्स जो यकीनन नए थे, लेकिन उनका भविष्य में बहुत महत्व था। हर एक उसके लिए एक बड़े फायदे का प्रतीक था और आसानी से रीजन्स की स्थिति बदल सकता था। अगर वो लंग या ब्लेस्ड लैंड द्वारा एक्सपोज हो जाते तो उसका नुकसान छोटी बात थी, लेकिन इससे इतिहास बदल सकता था। इसके नुकसान फैंग युआन के लिए फायदे से कहीं ज्यादा थे। लैंड स्पिरिट, यह रेसिपी देखो। फैंग युआन ने सोचा और स्टारगेट गू की रेसिपी लिखी। लैंड स्पिरिट ने एक नज़र देखा और उस दिलचस्पी हुई। जैसे जैसे फैंग युआन लिखता गया, उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। मैंने ये रेसिपीज पहले कभी नहीं देखी, ये काफी अजीब हैं, बहुत अजीब। बूढ़े दादा ने अपनी ठुड्डी मलते हुए बड़बड़ाया। ये एक रैंक 5 गू रेसिपी थी। फैंग युआन ने इससे सफलता से डिवाइन सेंस गू हासिल कर लिया। नौजवान, यह स्टारगेट गू दिलचस्प है। इसमें 5 रीजन्स को पार करने का इफेक्ट है। 5 रीजन्स की सीमाओं पर अपनी अपनी बाधाएं हैं, लेकिन यह असल में ब्लैक हेवन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के गू वर्म आमतौर पर सिर्फ होल अर्थ गू और कनेक्टिंग हेवन गू हाई पॉपुलर क्लासिक्स हैं। लेकिन ये स्टारगेट गू उन दोनों से टक्कर ले सकता है और किसी भी तरह से कम नहीं है। क्या तुमने इस गू की रेसिपी बनाई है? लैंड स्पिरिट ने पूछा। ऑफ कोर्स। फैंग युआन ने बिना हिचकिचाए इसे मान लिया। यूज इस श्रेय को लेने और झूठ बोलने में जीरो गिल्ट था। आगे उसने बेशर्मी से बड़ा चढ़ाकर बोलना शुरू किया, पिछली कुछ रेसिपीज भी मैंने ही बनाई थी, भले ही मैंने अपनी रिसर्च के बेस के लिए कुछ मौजूदा रेसिपीज का भी इस्तेमाल किया था। इस हरकत ने बिना शक के लंग या लैंड स्पिरिट के साथ उसके रिश्ते को और गहरा कर दिया। छोटे दोस्त, तुम्हारे अंदर रिफाइनमेंट पाथ का टैलेंट है, मैं सच में हैरान हूं। लैंड स्पिरिट दादा ने फैंग युआन को नौजवान कहना बैंड कर दिया था और उस छोटे दोस्त कहने लगा था। लेकिन इस स्टारगेट गू की अपनी कमजोरियां हैं। इससे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें रात में स्टलाइट इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस गू की रिफाइनमेंट सक्सेस रेट कम है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ सहायक मटेरियल्स डाल दें तो हम सक्सेस रेट को 30% तक बढ़ा सकते हैं। आगे लैंड स्पिरिट ने कुछ मटेरियल्स के नाम बताए। फैंग युआन सुनते हुए भौहें सिकोड़ रहा था। उसने इन मटेरियल्स के बारे में कभी नहीं सुना था।
ऐसा लगता था कि या तो वो इमेमोरियल एरा के मटेरियल्स द या बस बहुत ही दुर्लभ और अनोखे द जिनका आमतौर पर कम इस्तेमाल होता था। लैंड स्पिरिट ने आगे कहा, लगता है ये स्टारगेट गू स्टारलाइट फायरफ्लाइज के साथ सबसे अच्छा काम करता है। स्टारलाइट फायरफ्लाइज के साथ तुम्हारे पास स्टेलाइट होगी और स्टारगेट गू को वक्त या जगह की परवाह किए बिना इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या? फैंग युआन ने यह सुना और उसका दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से पूछा, स्टारलाइट फायरफ्लाइज? यह स्टारलाइट फायरफ्लाइज क्या हैं? तुम्हें स्टारलाइट फायरफ्लाइज के बारे में नहीं पता? सही बात है, वो इमेमोरियल एरा के दौरान भी बेहद दुर्लभ द और ओल्डन एरा में तो विलुप्त हो गए थे। जब इमेमोरियल 9 हेवंस अभी भी थे तो ज्यादातर स्टारलाइट फायरफ्लाइज ऑरेंज हेवन में रहते थे। लैंड स्पिरिट ने एक और पुराना रहस्य खोला। फैंग युआन निराश हो गया। जब वो विलुप्त हो चुके हैं तो उनका जिक्र करने का कोई फायदा नहीं। विलुप्त कहने का मतलब सिर्फ मॉर्टल रेल्म में है। हाल ही में मैंने ट्रेजर येलो हेवन में एक सौदा करते वक्त स्टारलाइट फायरफ्लाइज का एक झुंड देखा था। मुझे लगता है वो स्टार लॉर्ड वैन शियांग का है। लैंड स्पिरिट ने याद किया। सच में? फैंग युआन की आंख चमक रही थी। उसने कनेक्टिंग हेवन गू और डिवाइन सेंस गू इसलिए एक्सचेंज किए थे ताकि वो एक गू इमोर्टल का भेस धारकर ट्रेजर येलो हेवन में सौदे कर सके, रिसोर्सेज हासिल कर सके और इमोर्टल क्रेन सेक्ट पर अपनी निर्भरता खत्म कर सके। लैंड स्पिरिट की बातों ने स्टारलाइट फायरफ्लाइज में उसकी दिलचस्पी को बहुत बढ़ा दिया था। फैंग युआन की आंख घूमी। उसने चालाकी से हंसकर कहा, लैंड स्पिरिट, मेरे पास यहां अभी भी बहुत सी रेसिपीज हैं, लेकिन मुझे सिर्फ स्टारलाइट फायरफ्लाइज चाहिए। लैंड स्पिरिट ने अपना सर हिलाया, मैं वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पास स्टारलाइट फायरफ्लाई गू नहीं है। लैंड स्पिरिट ने साफ साफ कहा। फैंग युआन ने झल्ला कर कहा, अगर तुम्हारे पास स्टारलाइट फायरफ्लाई गू नहीं है तो क्या तुम कनेक्टिंग हेवन गू का इस्तेमाल करके यूज ट्रेजर येलो हेवन से खरीद नहीं सकते? लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को एक अजीब नजर से देखा। मुझे स्टारलाइट फायरफ्लाई गू खरीदने की क्या जरूरत है? अगर तुम स्टारलाइट फायरफ्लाई गू नहीं खरीदोगे तो तुम मेरी रेसिपी के लिए एक्सचेंज कैसे करोगे? लैंड स्पिरिट ने अपना सर हिलाया, जिद से कहते हुए, तुम्हारी रेसिपी सिर्फ अनगू वॉर्म्स के लिए एक्सचेंज हो सकती है जो मेरे पास अभी ब्लेस्ड लैंड में हैं। फैंग युआन के पास शब्द नहीं थे। लैंड स्पिरिट जिद्दी था। वो ऐसे समझौते नहीं कर सकता था। आखिरकार वो इंसान नहीं था। एक लैंड स्पिरिट होने के नाते वो लचीले फैसले नहीं ले सकता था। आखिर में फैंग युआन के इतना बोलने के बाद कि उसके होठ फटने वाले द कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लैंड स्पिरिट सिर्फ नियमों का पालन करता था। फैंग युआन सिर्फ अपनी कोशिश रोक सकता था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, रुको, तुमने कहा कि तुम सिर्फ अनगू के लिए एक्सचेंज करोगे जो अभी तुम्हारे ब्लेस्ड लैंड में हैं? हाँ। फैंग युआन ने अपने सूखे होठे पर जीभ फेरी। तो मैं अपनी इमॉर्टल गू रेसिपी का इस्तेमाल तुम्हारे हेवनली प्राइमेवल ट्रेजर इंपीरियल लोटस के बदले में करूंगा, क्या ये ठीक है? चैप्टर 463। फैंग युआन की अजीब स्थिति। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस एक रैंक 6 इमॉर्टल गू था, लेकिन ये एक नेचुरल गू नहीं था, बल्कि इसे जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। रैंक 3 हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, रैंक 4 हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस और रैंक 5 हेवनली एसेंस ट्रेजर किंग लोटस प्राइमेवल एसेंस पैदा कर सकते थे, जिससे एक गू मास्टर की प्राइमेवल एसेंस रिकवरी में बहुत बड़ी मदद मिलती थी। रैंक 6 और उससे ऊपर का हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस हालांकि इमॉर्टल एसेंस पैदा करता था और इसका इस्तेमाल बेहद बड़ा था। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने इसी गू के दम पर इतिहास के सभी रैंक 9 गू इमॉर्टल्स में सबसे ज्यादा इमॉर्टल एसेंस वाले व्यक्ति का खिताब हासिल किया था। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के मरने के बाद उसके हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को कई सुरक्षा की पाटन से बचाया गया और ये दुनिया का एक मशहूर खजाना बन गया। लेकिन दर्जनों साल बाद एक बेहद हिम्मत वाले रैंक 7 गू इमॉर्टल ने इसे चुरा लिया। यह रैंक 7 गू इमॉर्टल जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के बाद का वेनरेबल था, जो स्वर्गीय चोर बना, थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के मरने के बाद यह हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस भी नाश्त हो गया। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के साथ कई बार ताल्लुकात रहे थे और डेमन वेनरेबल के सैकड़ों साल तक गायब रहने के बाद लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने असगू को रिफाइन करने की कोशिश की। आखिरकार उसने एक रैंक 6 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रिफाइन करने में सफलता हासिल की। बाद में उससे इसके लिए एक पसंद पैदा हो गई और उसने इसे रैंक 8 स्टेज तक बढ़ा दिया। इमॉर्टल गू अपने आप में अनोखे होते हैं और उनके नाम भी वही रहते हैं। रैंक 6 से आगे बढ़ने के बाद भी उनके नाम नहीं बदलते, जैसे कि हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस और स्प्रिंग ऑटम सकाडा।
जब वो रैंक 6 से रैंक 7 में आगे बढ़ते तब भी उन्हें हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोट्स और स्प्रिंग ऑटम सकाडा हाई कहा जाता। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के मरने के बाद उसकी धुन स्वर्गीय शक्ति के साथ मिलकर एक लैंड स्पिरिट बन गई। यह रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोट्स भी लंग या ब्लेस्ड लैंड में ही रहा। लंग या ब्लेस्ड लैंड बाद में गलती से एक सोल पाथ गु इमॉर्टल जिसका नाम गी वांग था उसके द्वारा खोज लिया जाएगा, जिससे हमलों की पहली लहर शुरू होगी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें लैंड स्पिरिट ने पकड़ लिया, लेकिन लंग या ब्लेस्ड लैंड के बारे में खबर गी वांग ने लीक कर दी और भी गु इमॉर्टल्स को आकर्षित किया। बाद में हमलों की दूसरी लहर आई और फिर तीसरी लहर और इसी तरह आगे। 7वीं लहर के दौरान हेवनली कोर्ट ने कई रैंक 7 गु इमॉर्टल्स को भेजा जो इमॉर्टल गु को मॉर्टल रेल्म में ले आए। एक भयानक लड़ाई के बाद लंग या ब्लेस्ड लैंड आखिरकार तबाह हो गया, जबकि गु इमॉर्टल्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। फंग जियुगे इसी लड़ाई में मारा गया, लेकिन लंग या ब्लेस्ड लैंड की बड़ी संख्या में रेसिपीज हेवनली कोर्ट ने ले ली। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ताकत इस तरह तेजी से बढ़ गई और सिर्फ अपनी ताकत से उन्होंने चारों बड़े रीजन्स पर हमला कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ फैंग युआन भविष्य के विकास से पूरी तरह वाकिफ था। इस पल जब फैंग युआन ने अचानक इमॉर्टल गु रेसिपी का इस्तेमाल हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस के बदले में करने का जिक्र किया तो लैंड स्पिरिट ने बिना हिचकिचाए माना कर दिया, ये मुमकिन नहीं है। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस इमॉर्टल एसेंस पैदा कर सकता है, यही वजह है कि मैं आपदाओं और मुसीबतों से बच पाता हूं। साथ ही मुझे इन इमॉर्टल एसेंस का इस्तेमाल गु रिफाइन करने के लिए करना पड़ता है। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस का सौदा नहीं हो सकता। ऐसा है क्या? फैंग युआन ने कुछ निराशा के साथ सर हिलाया क्योंकि उससे कुछ उम्मीदें थी, लेकिन लैंड स्पिरिट के अगले वाक्य ने उसकी उम्मीद को फिर से जागा दिया। लेकिन मेरे पास यहां दूसरे इमॉर्टल गु हैं। तुम्हारे पास कौन सी रेसिपी है? रैंक 7 रेसिपी सिर्फ रैंक 6 इमॉर्टल गु के बदले में एक्सचेंज हो सकती है। रैंक 8 रेसिपी रैंक 7 या रैंक 6 इमॉर्टल गु के बदले में एक्सचेंज हो सकती है। फैंग युआन की ईव से एक तेज रोशनी निकली। वो जानता था कि लंग या ब्लेस्ड लैंड में एक रैंक 7 बीस्ट एंस्लेवमेंट गु है। यह इमॉर्टल गु दुनिया के किसी भी जंगली जानवर को अपने वश में कर सकता था, जिसमें म्यूटेटेड बीस्ट्स, मिरियड बीस्ट एम्परर, यहां तक कि डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी शामिल थे। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने इस गु का इस्तेमाल कई डेसोलेट बीस्ट्स को अपने वश में करने के लिए किया था, जिसमें कई एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी शामिल थे जिन्हें उसने 12 क्लाउड बिल्डिंग्स के नीचे दफना दिया था। इन डेसोलेट बीस्ट्स की सुरक्षा के साथ पूरा लैंग या ब्लेस्ड लैंड एक मजबूत किला बन गया था और गु इमॉर्टल्स के पागलपन भरे हमले की छाती लहर तक आखिरकार टिक सका और 7वीं लहर में गिर गया। यह बीस्ट एंस्लेवमेंट गु ब्लेस्ड लैंड के लिए बेहद जरूरी है। लैंड स्पिरिट इसे बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने कई इमॉर्टल गु रिफाइन किए हैं, उसके पास सिर्फ बीस्ट एंस्लेवमेंट गु और हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस से ज्यादा जरूर होंगे। फैंग युआन ने एक जोश महसूस किया और कुछ देर सोचने के बाद उसने एक रेसिपी लिखनी शुरू की। बूढ़े लैंड स्पिरिट ने अपने हाथ पीछे करके पास से देखा। कुछ देर देखने के बाद वो हंसने लगा। यह सेकंड एपर्चर गु की रेसिपी है ना? तुम्हारे पास ये रेसिपी भी है? फैंग युआन ने लिखना बैंड कर दिया। ऑफ कोर्स, मेरे पास यहां अनगिनत रेसिपीज हैं, जिसमें हजारों इमॉर्टल गु रेसिपीज भी शामिल हैं। लैंड स्पिरिट ने गर्व से कहा। इतनी दौलत! अब समझा कि हेवनली कोर्ट ने भी हमला करने का फैसला क्यों किया। फैंग युआन की ईद चमकी जब उसने मन ही मन आ भरी। इस मामले में उसने सोचा और दूसरे कागज पर लिखना शुरू किया। वो रैंक 6 ब्लड डेटी की रेसिपी लिख रहा था। लैंड स्पिरिट की ईद में तुरंत एक तेज रोशनी चमकी जब उसने रेसिपी की शुरुआत देखी, लेकिन रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जब फैंग युआन ने तीसरी लाइन लिखी, टैब लैंड स्पिरिट ने कहा, भले ही तुम्हारी ब्लड पाथ रेसिपी कमाल की हो सकती है, ये सिर्फ एक अधूरी रेसिपी है। भले ही कुछ हिस्सों को जोड़ा गया है, इसके स्टेप्स में कई विरोधाभास हैं, इसके सफलता से रिफाइन होने की संभावना बहुत कम है। तुम इस रेसिपी को एक इमॉर्टल गु के बदले में एक्सचेंज नहीं कर सकते। फैंग युआन ने एक आह भरी। इस वक्त उसने जो ब्लड डेटी रेसिपी हासिल की थी वो एक अधूरा टुकड़ा था। उसके कड़े रिसर्च और दूसरे गु इमॉर्टल से इसे ठीक करवाने की रिक्वेस्ट के बाद ये मौजूदा रेसिपी बनी थी। वो जानता था, हालांकि, कि ये रेसिपी सही नहीं थी। उसने अपनी पिछली जिंदगी में ब्लड डेटी को रिफाइन न करने का फैसला भी मुख्य रूप से इसी वजह से किया था। बाद में एक संयोग से उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा की सटीक रेसिपी हासिल कर ली। इसके बाद
उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन करने के लिए ब्लड डेटी को छोड़ दिया। लेकिन स्प्रिंग ऑटम सकाडा उसके पुनर्जन्म के सबसे बड़े राज से जुदा था। भले हाईलंग या ब्लेस्ड लैंड के पास ये रेसिपी ना होती, फैंग युआन इसे एक्सचेंज के लिए बाहर नहीं निकलता। उसने 3 राजाओं के ब्लेस्ड लैंड में इसे खुद एक्सपोज करने की पहल की थी क्योंकि वो बेहद मुश्किल हालत में था और एक जबरदस्त फायदे के लिए जुआ खेलना चाहता था। लेकिन अभी वो एक टैंग हालत में नहीं था और इसलिए यूज रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। जब ऐसा था तो फैंग युआन ने ब्लड डेटी की रेसिपी लिखना जारी नहीं रखा। वो जिन इमॉर्टल गू रेसिपीज को जानता था वो सिर्फ दर्जन भर के करीब थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर अधूरी रेसिपीज थी। ब्लड डेटी की रेसिपी इन अधूरी रेसिपीज में से सबसे अच्छी थी। उसके पास सिर्फ 2 पूरी और सही इमॉर्टल गू रेसिपीज थी, सेकंड एपर्चर गू और स्प्रिंग ऑटम सकाडा। लेकिन लंग या ब्लेस्ड लैंड के पास पहले से ही पहले वाले की रेसिपी थी, जबकि फैंग युआन दूसरे को एक्सपोज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फैंग युआन चुप हो गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, लैंड स्पिरिट, क्या मैं रैंक 5 रेसिपी का इस्तेमाल एक स्टारगेट गू के बदले में कर सकता हूं? लैंड स्पिरिट ने अपना सर हिलाया, नहीं, तुम सिर्फ अनगू वॉर्म्स के बदले में एक्सचेंज कर सकते हो जो मेरे पास अभी हैं। फैंग युआन ने हार नहीं मानी और पूछा, लैंड स्पिरिट, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम स्टारगेट गू रिफाइन नहीं करना चाहते? ये एक बिल्कुल नए गू की बात हो रही है। ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूं। भले ही ये मेरे इस्तेमाल के लिए सही नहीं है, मैं इसे ट्रेजर येलो हेवन में बेचने के लिए रख सकता हूं। लेकिन मैं इसे जब चाहे रिफाइन कर सकता हूं और मैं निश्चित नहीं हूं कि मैं इसे कब करूंगा। लैंड स्पिरिट ने अचानक रिएक्ट किया। उसने इस समय अपनी बुद्धि दिखाई। छोटे दोस्त, तुम थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के इनहेरिटर हो। तुम्हारे पास मुझसे गू रिफाइन करवाने के 3 मौके हैं। लेकिन अगर तुम इमॉर्टल गू रिफाइन करवाना चाहते हो, चाहे वो सफल हो या असफल, उसे एक मौका गिना जाएगा। अगर तुम मॉर्टल गू रिफाइन करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वो गू जरूर बनाऊंगा। अगर तुम्हें स्टारगेट गू चाहिए तो मैं इसे तुम्हारे लिए सफलता से रिफाइन कर सकता हूं। लैंड स्पिरिट ने प्रस्ताव दिया। फैंग युआन को अचानक एहसास हुआ कि इसमें ये छोटी छोटी डिटेल्स भी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मा होंगयो ने 3 रैंक 5 गू रिफाइन करने का चुनाव किया। उस समय जब वो इस जगह गिरा था वो सिर्फ एक मोर्टल था और शायद एक इमॉर्टल गू की कीमत नहीं जानता था। इसके अलावा एक मोर्टल शरीर इमॉर्टल गू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए उसने 3 रैंक 5 गू रिफाइन किए जो उसकी लड़ाई की ताकत को तुरंत बढ़ा सकते थे। बहरी दुनिया में लौटने के बाद उसने पासा पलट दिया, अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और हार को जीत में बदल दिया। जब मा होंगे बाद में एक गू इमॉर्टल बना, तब यूज एहसास हुआ कि लंग या ब्लेस्ड लैंड में मिला मौका कितना कीमती था। दुर्भाग्य से वो यूएस समय सिर्फ अफसोस कर सकता था। मा होंगयू की अजीब स्थिति अब फैंग युआन की भी अजीब स्थिति बन गई थी। फैंग युआन अभी सिर्फ एक मोर्टल था। भले हाई यूज एक इमॉर्टल गू मिल जाता, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लिटिल हु लैंड स्पिरिट इमॉर्टल गू का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन चाहे वो होल अर्थ गू, कनेक्टिंग हेवन गू या स्टारगेट गू हो, वो एक इमॉर्टल गू को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब है, भले हाई फैंग युआन के पास एक इमॉर्टल गू होता, वो यूजू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में नहीं भेजे सकता था। इसके अलावा इमॉर्टल गू रिफाइन करने के इन 3 मौकों की भी एक शर्त थी, वो ये थी कि फैंग युआन को उनके लिए रेसिपीज देनी होंगी। अगर रेसिपी में कोई गलती हुई तो रिफाइनमेंट फेल हो जाएगा। इमॉर्टल गू अपने आप में अनोखे होते हैं। अगर किसी और के पास पहले से हाई वो इमॉर्टल गू होता, तब भी रिफाइनमेंट फेल हो जाता। लैंड स्पिरिट की बातों के अनुसार अगर इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट फेल हो जाता तो एक मौका बर्बाद हो जाता। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल यूएस समय CHEH इमॉर्टल गू रिफाइन करवा सका। एक कारण यह था कि लॉन्ग हेयर एंसेस्टर घमंडी था और जानबूझकर फेल होने से इनकार करता था, और दूसरा कारण यह था कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल प्रतिभा से भरपूर था। उसकी क्षमता जबरदस्त थी और उसने पर्याप्त तैयारी की थी और हर मौके का फायदा उठाया था, जिसके कारण लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने CHEH बार बेहद कीमती और दुर्लभ गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स का नुकसान उठाया। ए फ्लैट लॉन्ग हेयर एंसेस्टर मर चुका था और एक लैंड स्पिरिट में बदल गया था। भले हाई वो फैंग युआन के लिए इमॉर्टल गू रिफाइन करते समय कोई चाल नहीं चलता, वो आखिरकार एक लैंड स्पिरिट था और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर खुद नहीं, इसलिए उसकी गू रिफाइनमेंट की क्षमता बहुत कम हो गई थी। इस मामले में क्या मैं एक कीमती मौका एक स्टारगेट गू रिफाइन करने में बर्बाद कर दूं? फैंग युआन गहरी सोच में डूब गया। आम समझ के अनुसार इन 3 मौकों का पूरा फायदा उठाकर थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की तरह 3 इमॉर्टल गू रिफाइन करवाने चाहिए थे। लेकिन फैंग युआन को ऐसा करने में बड़ी परेशानियां थी।
पहली बात, उसके पास इमॉर्टल गू रेसिपीज नहीं थी। दूसरी बात, उसके पास थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल जैसी क्षमता नहीं थी, और वो इमॉर्टल गू के रिफाइनमेंट की सफलता की गारंटी नहीं दे सकता था। अगर रिफाइनमेंट फेल हो गया, इसका मतलब एक मौका बर्बाद। ये एक रैंक 5 गू रिफाइन करने से भी बुरा था। आखिरी जरूरी बात यह थी कि वो सिर्फ एक मोर्टल था और इमॉर्टल गू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। भले ही इमॉर्टल गू की बहुत ज्यादा कीमत थी, ये उसके लिए कोई मददगार नहीं था और उल्टा मुसीबत को आमंत्रित करता। ये एक रैंक 5 गू से भी बुरा होता। यहां तक कि रैंक 5 गू भी फैंग युआन के लिए सही नहीं था। फैंग युआन की नॉर्दर्न प्लेन्स में मौजूदा स्थिति के साथ रैंक 4 का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा था। ऑफ कोर्स, मैं इन 3 मौकों को अभी के लिए छोड़ सकता हूं। वैसे भी मुझे मौके मिल चुके हैं, भले हाइमा होंग यू खुद आ जाए या थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का वो इनहेरिटर सामने आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे इस वक्त सच में स्टारगेट गू की जरूरत है। फैंग युआन हिचकिचा रहा था और महसूस कर रहा था कि वो एक अजीब स्थिति में है। उसकी मौजूदा स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेशन में सिर्फ 30 जून की ताकत थी। उस अपनी त्वचा और मांस को फिर से बनाने के लिए गू वॉर्म्स की सख्त जरूरत थी। एंस्लेवमेंट पाथ कल्टिवेशन के मामले में भेड़ियों के झुंड को खिलाने का एक बड़ा बोझ था और बिना किसी कबीले के सपोर्ट के वो खुद से सिर्फ लगभग 30,000 भेड़ियों को ही पाल सकता था। सोल के मामले में वुल्फमैन सोल पहले ही बन चुकी थी। वो डांगू माउंटेन जाकर गट्स गू का इस्तेमाल करके उस मजबूत कर सकता था। कल्टिवेशन के मामले में उसने ब्रेक थ्रू के लिए शर्तें पूरी कर ली थी, लेकिन रीजन के दबाव के कारण वो अभी रैंक 5 में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। उसकी मौजूदा स्थिति एक शतरंज के खिलाड़ी जैसी थी जिसके सारे मोहरे ऐसी जगहों पर थे जहां से उन्हें हिलाया नहीं जा सकता था। वो एक डेडलॉक में फंस गया था, एक बड़े बॉटलनेक का सामना कर रहा था। चैप्टर 464, या तो अमर जीवन या फिर गोबर। अगर कोई बाहरी प्रभाव ना होता और फैंग युआन सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर रहता, तो वो शक्ति जमा करके मौका आने पर ब्रेक थ्रू कर सकता था। लेकिन स्प्रिंग ऑटम सकाडा की वजह से उसके पास वक्त की कमी थी। इतना ही नहीं, अगर उसने वक्त बर्बाद किया और कुछ मौकों तक नहीं पहुंच पाया, तो उसके पुनर्जन्म का फायदा भी चला जाएगा। ये 3 मौके वाकई बहुत कीमती हैं। भले ही इन मौकों को भविष्य के लिए बचाकर रखने से ऐसा लगेगा कि मैं इनका पूरा इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन असल में ये मेरी ग्रोथ में देरी करेगा। हर सिचुएशन को अलग तरीके से एनालाइज करना जरूरी है। मैं अंधाधुन थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन मा होंगये के फैसलों ने भी इन 3 मौकों को बर्बाद ही किया था। गहरी और सावधानी से सोचने के बाद फैंग युआन ने अपना फैसला किया। लैंड स्पिरिट, मैंने सोच लिया है। फैंग युआन धीरे से बोला, इस बार मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम स्टारगेट गू रिफाइन करो। बाकी 2 मौकों को मैं बाद के लिए छोड़ दूंगा। तुम सच में चाहते हो कि मैं स्टारगेट गू रिफाइन करूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इमॉर्टल गू रिफाइन करने का एक कीमती मौका छोड़ रहे हो। शायद तुम एक जुआ खेल सकते हो और यूएस ब्लड डेटी की रेसिपी का इस्तेमाल कर सकते हो। लैंड स्पिरिट ने उल्टा फैंग युआन को समझने की कोशिश की। यूज रेसिपी से बेहद प्यार था। ब्लड डेटी की रेसिपी भले ही खराब हो, लेकिन वो उस फिर भी कलेक्ट करना चाहता था। फैंग युआन ने सर हिलाया। जब वो कुछ तय कर लेता तो वो हिचकिचाता नहीं था। नहीं, स्टारगेट गू रिफाइन करो। ठीक है, इस दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली गू वर्म नहीं होता, सिर्फ एक ऐसा गू वर्म होता है जो किसी के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। तुम इमॉर्टल गू इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन लगता है कि ये स्टारगेट गू तुम्हारे लिए बेहद उपयोगी है। मैं ये गू तुम्हारे लिए रिफाइन करूंगा। लैंड स्पिरिट दादा ने फिर अपनी इच्छा से 5 गू इमॉर्टल्स को वहां टेलीपोर्ट किया। इन 5 गू इमॉर्टल्स में से एक बहुत बदसूरत था, एक का चेहरा लाल था, एक ने नीले कपड़े पहने थे, एक ने पीले वस्त्र और एक ने गुलाबी स्कर्ट। वो गी वैंग का ग्रुप था। उन्होंने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था, अपने ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का इस्तेमाल करके लंग या ब्लेस्ड लैंड के व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस को खर्च करने के लिए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि लैंड स्पिरिट ने जानबूझकर कमजोरी दिखाई थी ताकि अन सबको पकड़ सके। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के पास रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस था और उसके पास कभी भी व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस की कमी नहीं होती। गी वांग और उसके ग्रुप के पास कोई इमॉर्टल गू नहीं था, इसलिए लैंड स्पिरिट ने उन्हें ब्लेस्ड लैंड में लालच देकर बुलाया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक ये 5 क्लाउड बिल्डिंग्स में घुस नहीं गए और फिर उनके रैंक 5 गू को कैद कर लिया। गी वांग और बाकी लोगों को एहसास हुआ कि सिचुएशन खराब है। उन्होंने तुरंत अपना सारा इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो लंग या लैंड स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर सके। लैंड स्पिरिट ने इन 5 इमॉर्टल्स को पकड़ने के लिए एक भी डेसोलेट बीस्ट का इस्तेमाल नहीं किया।
इस स्टेज तक कल्टिवेट करने के बाद पांचों इमॉर्टल्स जानते थे कि परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढालना है और उन्होंने तुरंत लैंड स्पिरिट के सामने सरेंडर करके अपनी जान बचाने का फैसला किया। वहां टेलीपोर्ट होने के बाद उन्होंने जल्दी रिएक्ट किया और लैंड स्पिरिट को झुककर सलाम किया, एक साथ कहा, अधीनस्थ लॉर्ड लैंग या लैंड स्पिरिट को प्रणाम करते हैं। लैंड स्पिरिट ने अपनी बर्फ जैसी सफेद दाढ़ी सहलाई, अपनी संत जैसी शान वापस पाते हुए, जैसा फैंग युआन ने उस पहली बार देखा था। ये थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का इनहेरिटर चांग शन यिन है, इससे प्रणाम करो। लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन का परिचय कराया। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का इनहेरिटर। पांचों इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की इर्द में साफ साफ हैरानी देख सकते थे। फैंग युआन के प्रति उनका तिरस्कार उसकी मोर्टल आइडेंटिटी के कारण तुरंत गायब हो गया। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल कौन था? वो एक रैंक 9 गू इमॉर्टल था। इमेमोरियल ईरा से लेकर रिमोट एंटिक्विटी ईरा, ओल्डन एंटिक्विटी ईरा, मेडिवल एंटिक्विटी ईरा, अर्ली एंटिक्विटी ईरा से लेकर आज तक इंसान के इतिहास में सिर्फ 10 के करीब हाई वेनरेबल लेवल के गू इमॉर्टल्स पैदा हुए थे। एक रैंक 9 गू इमॉर्टल का इनहेरिटर। इस पहचान ने पांचों इमॉर्टल्स को हैरान कर दिया और ये हैरानी ईर्ष्या और जलन में बदल गई। मेरी ऐसी किस्मत क्यों नहीं है कि मैं एक इनहेरिटर बनूं? इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है, बिल्कुल हेवन डिफाइंग। ये असल में थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का इनहेरिटर बन गया। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने कई इनहेरिटेंसेस स्थापित की थी। अफवाह है कि उसकी सबसे बड़ी इनहेरिटेंस स्पेस केव में है। पता नहीं इसने कितनी इनहेरिटेंसेस हासिल की हैं। पांचों इमॉर्टल्स के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे जबकि वो फैंग युआन को प्रणाम कर रहे थे। गू इमॉर्टल्स का मॉर्टल्स को प्रणाम करना एक हाथी का चींटी के सामने सर झुकाने जैसा था, लेकिन पांचों इमॉर्टल्स को कोई अपमान महसूस नहीं हुआ। इस बीच फैंग युआन बेहद बेपरवाह था। भले ही एक रैंक 9 गू इमॉर्टल उसके सामने सर झुकाता, उसको कोई सम्मान महसूस नहीं होता। अगर रोल बदल जाते, भले ही उस एक मोर्टल से भीख मांगनी पड़ती या घुटने टेकने पड़ते, उसको कोई अपमान महसूस नहीं होता। उसकी नजरों में वो सब जो आखिरकार मर जाएंगे बराबर थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो जल्दी मरते हैं या देर से। चाहे वो रुतबे वाले हों या समाज में उनका कोई स्थान हो, चाहे वो अमीर हों या किसान, वो मरने का इंतजार कर रहे मूर्खों के एक झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थे। वो सब एक झूठी दुनिया में रहते थे जिसके नियम उन्होंने खुद बनाए थे। एक दूसरे की जिंदगी की तुलना करके इन मूर्खों का एक हिस्सा महसूस करता कि वो एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। असल में वो मूर्ख जो खुद को अमीर या रईस समझते थे, वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहे थे। और वो मूर्ख जो खुद को नीचा समझते हैं, वो और भी दया के पात्र हैं। क्या राजाओं को जन्म से ही उनका ऊंचा दर्जा मिलता है? सभी जीव बराबर पैदा होते हैं, एक को दूसरे के सामने क्यों झुकना चाहिए? सिर्फ अमर जीवन है, सिर्फ अनंत जीवन ही वो लक्ष्य होना चाहिए जिसका पीछा करना चाहिए। अगर कोई हमेशा के लिए नहीं जी सकता, तो एक रैंक 9 गू इमॉर्टल और नाली में पड़े गोबर के ढेर में क्या फर्क है? मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख हूं, लेकिन मैं गोबर से बना मूर्ख नहीं बनना चाहता। ऐसे मानसिक व्यवहार और आकांक्षाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था, और उससे भी जरूरी बात यह थी कि फैंग युआन उन्हें व्यक्त करना नहीं चाहता था। फैंग युआन ने बेपरवाही से पांचों इमॉर्टल्स का प्रणाम स्वीकार किया और फिर लंग या लैंड स्पिरिट को देखा। लैंड स्पिरिट, क्या तुम खुद गू रिफाइन नहीं करने वाले? ऑफकोर्स मैं खुद हाई रिफाइन करूंगा, लेकिन इन पांचों को सपोर्ट के लिए रखना कचरे का इस्तेमाल करने जैसा ही है। लैंड स्पिरिट ने हंसकर कहा। कचरा कहे जाने और फैंग युआन द्वारा भी नजरअंदाज किए जाने से इन पांचों इमॉर्टल्स के चेहरे बिगड़ गए। उनके अंदर गुस्सा जल रहा था, लेकिन वो अभी कैदी थे और अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते थे। वो बस इस गुस्से को बेबस होकर दबाए रख सकते थे और लैंड स्पिरिट के आदेश सुन सकते थे। लेकिन गू रिफाइनमेंट की पहली कोशिश, जो पुराने लॉन्ग हेयर एंसेस्टर जो अब लैंड स्पिरिट बन चुका था उसके द्वारा की गई और 5 इमॉर्टल्स की मदद के बावजूद असफल रही। HMPH, यह स्टारगेट गू काफी मुश्किल है। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, बल्कि रिफाइनमेंट का खुद का हाई एक निश्चित सक्सेस रेट है। लैंड स्पिरिट ने समझाया और फैंग युआन से कहा, चिंता मत करो, स्टारगेट गू सिर्फ रैंक 5 है, मैं तुम्हारे लिए रिफाइनमेंट जरूर पूरा करूंगा। ही मैं इंतजार करूंगा। फैंग युआन बिना किसी जल्दी के क्लाउड बेड पर लेट गया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में समय की गाती बाहरी दुनिया से 36 गुना तेज थी। यहां एक महीने से ज्यादा का समय बाहरी दुनिया में सिर्फ एक दिन के बराबर था। लैंड स्पिरिट को लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का घमंड विरासत में मिला था और जब वो असफल हुआ तो उसका मिजाज खराब हो गया। उसने फैंग युआन पर एक नजर डाली और देखा कि वो पहले हाई क्लाउड मिस्ट टी पी चुका था। उसने आराम से एक इमोर्टल की तरफ इशारा किया, तुम फूहद और दिमाग की जगह सिर्फ छातियां हैं,
मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है गू रिफाइन करने के लिए, जाओ मेरे छोटे दोस्त के लिए चाय बनाओ। जिस महिला इमोर्टल को डांटा गया और आदेश दिया गया वो फेरी हुवांगशा थी। वो गुस्से में थी, लेकिन गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसकी जिंदगी लैंग या लैंड स्पिरिट के हाथों में थी। वो सिर्फ अपने होठ काट सकती थी और जबरदस्ती अपने गुस्से को दबाकर फैंग युआन के लिए चाय बनाने चली गई। फैंग युआन ने, हालांकि, कहा, मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, क्या यहाँ शराब है? मुझे सिर्फ टॉप क्वालिटी की शराब पीना पसंद है। तुम्हारे इस शानदार लैंग या ब्लेस्ड लैंड में कुछ तो होनी चाहिए, है ना? HMPH, क्यों नहीं होगी? सेलेस्टियल हॉर्स वाइन और डेस्टिट्यूट वाइन दोनों हाई टॉप क्वालिटी की शराब हैं, कौन सी पीना चाहते हो? दोनों ले आओ ताकि मैं चख सकूं। फैंग युआन ने बिना पलक झपकाए कहा। इसके बाद फेरी हुवांगशा, फैंग युआन की सेविका बन गई। सेलेस्टियल हॉर्स वाइन दूधिया सफेद थी और उससे दूध की गहरी महक आ रही थी। ये पीने में सिल्की, मुलायम और नरम थी। डेस्टिट्यूट वाइन का कोई खास रंग नहीं था, साफ सूप जैसी दिखती थी और उसमें शराब की जरा सी भी महक नहीं थी। इसका स्वाद भी फीका था, लेकिन इसका असर बेहद तेज था। आमतौर पर सिर्फ एक घूंट ही किसी को 7-8 दिन तक पूरी तरह नशे में रखने के लिए काफी था। लैंड स्पिरिट के गू रिफाइन करने का फायदा उठाते हुए फैंग युआन ने सिर्फ एक हल्का सा घूंट लिया और फिर खुलेआम इन दोनों शराब के मटकों को वुल्फ स्वॉलो गू में स्टोर कर लिया। गू रिफाइनमेंट की दूसरी कोशिश भी असफल रही। लैंड स्पिरिट का चेहरा और भी बिगड़ गया जब वो चिल्लाया, HMPH, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं जारी रखूंगा। लैंड स्पिरिट ने नेचुरली फैंग युआन को शराब स्टोर करते हुए महसूस कर लिया था, लेकिन अभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण उसने इसे नजरअंदाज करना चुना। नौजवान मालिक, कृपया दया करें और इस दासी को बचा लें। लैंड स्पिरिट और बाकी लोगों को गू रिफाइनमेंट की तीसरी कोशिश करते देख फेरी हुवांगशा ने नरम और रोटी हुई आवाज में फैंग युआन से विनती की। उसकी त्वचा सफेद और मुलायम थी, जैसे एक लीची जिसका छिलका अभी अभी उतारा गया हो। उसकी भौहें नीली काली थी, उसकी एड़ी एक झील जैसी थी जिसमें एक प्रेम भरी नजर छिपी थी। उसकी छातियां बहुत बड़ी थी और कमर पतली। उसकी फिगर बेहद आकर्षक थी और कोई ये भी कह सकता था कि ये दिल और आत्मा को झंझोड़ सकती है। अभी जब वो आंसू भरी इन से बात कर रही थी, मर्दों की तो बात ही छोड़ो, औरतें भी पिघल जाती। अगर आप इस दासी को बचा सकते हैं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करने और आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूं। फेरी हुवांगशा ने नरम आवाज में फिर से विनती की। ये एक महिला गू इमोर्टल की गुहार थी। अगर कोई और मोर्टल आदमी होता तो वो अब तक बेहद प्रभावित हो चुका होता और उसका छोटा भाई गुस्से में उठ खड़ा होता। मर्दों में जीतने की एक इच्छा होती है, खासकर अगर वो एक ऊंचे दर्जे की महिला को जीतना हो। लेकिन फैंग युआन ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। ये पांचों इमोर्टल्स उसकी पिछली जिंदगी में सिर्फ टोपे का चरादा, वो सब लंग या ब्लेस्ड लैंड में मारे थे। उन्होंने अपने लालच और आवेग की सही कीमत चुकाई थी। भले हाई फेरी हुवांगशा खूबसूरत थी, फैंग युआन के दिमाग में वो नाली में पड़े गोबर के ढेर से अलग नहीं थी। लेकिन अगर मैं अमर जीवन प्राप्त नहीं कर सका तो मैं भी नाली में पड़े गोबर का ढेर ही हूं। ही। फैंग युआन मन हाय मन हैसा। फेरी हुवांगशा फिर से विनती करने वाली थी। यूज अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा था और अभी उस लग रहा था कि यह आदमी शायद उसकी जिंदगी बचाने का एक लौटा मौका हो सकता है। लेकिन उस कैसे पता होता कि फैंग युआन लंग या लैंड स्पिरिट से भी ज्यादा अजीब था। तुम बहुत शोर कर रही हो, दफा हो जाओ। फैंग युआन ने फेरी हुवांगशा के आधे झुके नाजुक शरीर पर सीधे लात मारी। फेरी हुवांगशा जमीन पर गिर गई, वो हक्का बक्का रह गई और काफी देर तक रिएक्ट नहीं कर पाई। यूज असल में रिजेक्ट कर दिया गया था? क्या ये मर्द नहीं है? एक तेज अपमान की भावना ने उसके घमंडी दिल पर चोट की, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और फैंग युआन के प्रति उसकी नजर बेहद नफरत से भर गई। ही। फैंग युआन हंसा, क्लाउड बेड से उतरा और फेरी हुवांगशा की तरफ चला। फिर उसने उसके चेहरे के सामने अपना पैर उठाया। एक थड की आवाज आई, फेरी हुवांगशा को लात मारी गई और उसका सर जमीन से टकराया, जिससे एक और भारी थड की आवाज आई। उसके रैंक 5 गू वॉर्म्स सबले लिए गए थे। ऐसी स्थिति में जहां उसका इमोर्टल एसेंस खत्म हो चुका था और वो लंग या ब्लेस्ड लैंड के दबाव में भी थी, वो फैंग युआन का मुकाबला कैसे कर सकती थी? तुम! फेरी हुवांगशा के फेफड़े गुस्से से फटने वाले द लात से उसका सामने का दांत टूट गया था, जिससे उसका मुंह खून से भर गया। उसने एक गहरी गुर्राहट निकली और उसका चेहरा भयानक हो गया। उसके थोड़ी देर पहले के रोते हुए और दया भरे लुक के मुकाबले वो दो बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। HMPH, मामूली खूबसूरती मुझे कैसे लुभा सकती है? अगर तुमने मुझे एक बार और देखा
तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे सारे दांत नहीं तोड़ दूंगा? फैंग युआन की काली और गहरी पुतलियों में क्रूरता चमक रही थी। फेरी हुवैंगशा का नाजुक शरीर कांप उठा। उसने अपनी मुठ्ठियां कैस ली और लग रहा था कि उसने खड़े होने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। लेकिन आखिर में उसने अपना सर झुका लिया और फैंग युआन को दोबारा नहीं देखा। दूसरी तरफ स्टारगेट गू का रिफाइनमेंट फिर से फेल हो गया। लैंड स्पिरिट ने गुस्से में अपना पैर पटका। उसका चेहरा और भी बिगड़ गया। वो फेरी हुवैंगशा के साथ हुई स्थिति से वाकिफ था। वो फैंग युआन के पास गया और मुस्कुराया। छोटे दोस्त, प्लीज गुस्सा मत हो। मैंने अभी इस छोटी सी चीज को पकड़ा है, इसलिए उन्हें ठीक से सिखाने का समय नहीं मिला। तुम चाहो तो इसके साथ खेल सकते हो, इससे नचवाओ या इसके कपड़े उतरवाओ या जो चाहो करो। ही, मटीरियल्स खत्म हो गए हैं, मैं उन्हें खरीदने जा रहा हूं। ये शब्द सुनकर फेरी हुवैंगशा जैसे बर्फ के गड्ढे में गिर गई हो। अपमान की एक तेज भावना उसके दिल में एक लहर की तरह हो पड़ी। मुझसे कपड़े उतरवाओ और नचवाओ? इस प्रस्ताव ने यूज बेहद ठंडा और डरा हुआ महसूस कराया। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी ऐसा बर्ताव नहीं झेला था। एक महान गू इमोर्टल के साथ खिलवाड़ किया जाए, फेरी हुवैंगशा को लगा कि इससे बेहतर तो मर जाना है। पास में खड़े गी वांग और लोनर होंगयू जैसे उत्तेजित हो गए थे जब उन्होंने अपनी सूखी जीभ होठों पर फेरी और फेरी हुवैंगशा को जलती हुई नजरों से देखा। डू, जो आमतौर पर फेरी हुवैंगशा के बहनों जैसी करीब थी, फेरी फैन मेंग और फेरी किंग सुओ, चुप रही जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। जैसे ही त्रसादी होने वाली थी, फैंग युआन ने हंसकर कहा, इसके कपड़े उतरवाओ, इससे नचवाओ। जरूरत नहीं। इस सब का क्या मतलब है? हवास? जीतने की चाह? HMPH, सब बेकार की चीजें हैं। जिसमें मुझे अभी दिलचस्पी है वो सिर्फ स्टारगेट गू है। चैप्टर एंड।